प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान। प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ अहमद एजाज साहब मौजूद हैं। ये बरतानिया में मुकीम हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के इलाके जुंदनवाला से है, जो कि ज़िला गुजरात में वाक़ है। अब मामला ये है कि अहमद एजाज साहब जो हैं, इनके वालिद साहब ने यहाँ पर 1970 में बरतानिया में सुकूनत इख्तियार की थी, और इनकी जो आबाई जायदाद है उसका जब बंटवारा हुआ तो इनके वालिद साहब के हिस्से में जो ज़मीन आई वो 2 कनाल और 7 मरले की थी। यही इनके इल्म में था और यही हकीकत में इनके बकौल ज़मीन इनके वालिद के हिस्से में आती है। लेकिन जब ये पाकिस्तान आए 2014 में और यहाँ पर ये बंटवार खाने चले गए फ़र्द लेने के लिए, और इन्होंने फ़र्द ली तो पता चला कि 2010 और 2011 की जो जमाबंदियाँ हुई हैं उसके रिकॉर्ड के मुताबिक इनके वालिद साहब के हिस्से जो ज़मीन आई है वो 1 कनाल और 1 मरले दर्ज है। इन्हें तशवीश हुई कि ये ज़मीन तो 2 कनाल और 7 मरले की थी, ये 1 कनाल और 1 मरला कहाँ से रह गई। इन्होंने पिछला रिकॉर्ड चेक करने के लिए 1999 और 2000 की जो जमाबंदियाँ हैं उसका रिकॉर्ड निकाला, तो उसमें जो इनकी ज़मीन है वो 2 कनाल 7 मरले ही थी। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि जब इनके वालिद की जो ज़मीन थी वो 2 कनाल और 7 मरले थी और ये रिकॉर्ड में भी दर्ज है 1999-2000 के रिकॉर्ड में, तो फिर ये ज़मीन 2010 और 2011 की जमाबंदियों के मुताबिक घट कर कम होकर 1 कनाल और 1 मरला कैसे रह गई। अब इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ है वो 1999-2000 की जमाबंदियों और 2010 के, यानी इसी 10 साल के दौरान जो रिकॉर्ड में रद्दोबदल हुआ वो हुआ। कैसे हुआ इसके मुताबिक अब इस हवाले से इनका अपना कहना यह है कि इनके करीबी रिश्तेदार लाल खान, उनके बेटे गुलाम अहमद साहब हैं, उन्होंने महकमा माल के लोगों को मिलाया, आपस में मिली भगत की और उनकी मिली भगत के साथ इन्होंने जमाबंदियाँ तब्दील कराईं और ये ज़मीन जो है वो इनकी ज़मीन उनके हिस्से में डाल दी। अब इसमें क्या हकीकत है, किस तरह से ये हुआ, ये तो अब हमें या तो इदारे बता सकते हैं या ये शख्स जिन्होंने दावा किया ये बता सकते हैं कि इनके इल्म में कैसे आया कि ये ज़मीन जो है वो इनके एक करीबी रिश्तेदार या इनके कज़न है ग़ुलाम अहमद, उनके नाम पर जा चुकी है। अब इस पर हम अहमद एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से, उनसे हम बात करेंगे। सैयद आबिद शाह हमारे नुमाइंदे गुजरात में, उन्होंने पर काम किया है और जो मुबैना तौर पर जो काबिल शख्स है उनसे भी बात करने की कोशिश की है, और फिर जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय भी हम लेंगे प्रोग्राम में। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले सैयद आबिद शाह साहब, आपके पास आते हुए, ये जो 2000 और 2010 के दरमियान की जमाबंदियों के वक्त में ये कुछ हुआ है कि ज़मीन 2 कनाल और 7 मरले से घटकर 1 कनाल और 1 मरला रह गई। ये कब हुआ एक्चुअली और ये किस तरह से हो गया? आपने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, काम किया, क्या हुआ, क्या आपके इल्म में क्या आया? जी बिल्कुल, देखें इसमें जो है ना वो हमने जो वर्किंग की है उस वर्किंग से जो चीज़ें जाहिर हुई हैं वो ये हुई हैं कि ये गुलाम अहमद और एजाज अहमद जो हैं ये इनके सगे जो है ना वो चचा भतीजा हैं ये आपस में, और इनकी जो ज़मीन है वो तकरीबन 2 कनाल और 11 मरले की जो ज़मीन है वो 1999 में और 2000 में जो है वो जमा बंदियों में जाके वो 1 कनाल और 1 मरला जो है वो रह गई है, जिसकी जो है वो 1 अगस्त 2018 में इन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है। जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के पास आई थी, डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो महकमा माल की तरफ जो है वो रेफर कर दी थी। महकमा माल वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसमें कुछ 3-4 पटवारी जो हैं उनका बताया कि इन पटवारियों ने जो है वो पूरे रिकॉर्ड में जो है वो रद्दोबदल किया है, और उसके बाद वो जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो चली गई एंटी करप्शन वालों के पास। एंटी करप्शन में उसकी FIR दर्ज हुई और एंटी करप्शन में जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाज़ाब्ता होती रही है। मेरी अभी मुलाकात हुई है जो डिप्टी डायरेक्टर है गुजरात में एंटी करप्शन के, सज्जाद गोंदल का कहना यह है कि ये मैटर जो है ये 2017 का है और मुझसे बहुत पहले का है, मेरे इसमें इल्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड मंगवा के अपने पास जो चेक किया तो उन्होंने ये कहा कि ये FIR जो है ये काफी अर्सा पहले जो है खारिज हो चुकी थी। अभी दोबारा जो है इसके ऊपर DG जो इस एंटी करप्शन के हैं मुताहिर नियाज, उन्होंने लाहौर से जो है इस केस को दोबारा परसू करने की कोशिश की है। इसी हवाले से जब हमने यहाँ पर ओवरसीज डेस्क के साथ रब्ता किया तो वहाँ पर जो इनके इंचार्ज हैं उनके साथ मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा केस जो है वो बनता नहीं था, हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेशन आई थी, लेकिन चूंकि ये महकमा माल वालों का केस था तो इस वजह से हमने जो है इसको महकमा माल की तरफ रेफर कर दिया।
उसी हवाला से फिर मैं डिप्टी कमिश्नर से भी आज मुलाकात मैंने की थी तौसीफ दिलशाद से। तौसीफ दिलशाद का कहना यह है कि अभी चूंकि सारे के सारे ऑफिसरान जो हैं वो नए आए हुए हैं, पुराने वाले सारे ऑफिसरान जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं, तो जुबानी इस जो है ना केस का वो किसी के इल्म में भी नहीं है, और ये केस चूंकि क्लोज हो चुका है, काफी पुराना केस है, तो इस वजह से अभी हम इस हवाले से जो है वो आपको किसी किस्म की कोई चीज जो है वो इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने जब राब्ता करने की कोशिश की है जिनके ऊपर ये इल्जाम है गुलाम अहमद के साथ, तो गुलाम अहमद के साथ जब मेरा राब्ता हुआ तो उनका कहना यह था जी कि मैं इस्लामाबाद में आया हूं, जुम्मे से पहले मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने काफी कोशिश की कि वो मुझे टाइम दे दें ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूं और उनसे पूछ सकूं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा भतीजा है भाई, वो उसको पता नहीं उसके क्या जहन में आया हुआ है, जो मैटर्स हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो सॉल्व हैं, हमारी जमीन जो है वो हमारे नाम है, उनकी जो जमीन बनती है वो उनके नाम है। अब ये चूंकि इसमें सारे महकमे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ओवरसीज का हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ओवरसीज का और उनकी जायदाद का जो है वो इतना ज्यादा इशू बना रहता है, और ये ओवरसीज हेल्प डेस्क जो है वो बेसिकली इस पर्पस को सॉल्व करने में जो है ना वो बुरी तरह यहाँ गुजरात में नाकाम है। वो किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो रिलीफ फ्राम जो है ना वो नहीं कर पा रहा। अच्छा आबिद शाह साहब, ये अहमद एजाज और गुलाम अहमद में से चचा कौन है और भतीजा कौन है? सर भतीजा जो है वो इजाज अहमद हैं, जो मुदई हैं बेसिकली, जिन्होंने दावा दायर किया हुआ है, जिन्होंने एंटी करप्शन में दरखास्त दी है, वो इनके जो है भतीजे हैं, और गुलाम अहमद जो है वो इनके सगे चचे हैं जी। ये गुलाम अहमद साहब का कहना ये है कि वो मेरा भतीजा है। जो अहमद एजाज साहब का कहना ये है कि उनकी ज़मीन जो है उसको गुलाम साहब ने खुर्द बुर्द किया, जो कि उनके चचा हैं। अच्छा चलें, सही है। अब इस पर हम अहमद एजाज साहब से भी बात करते हैं, लेकिन एक पहले ब्रेक ले लें प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर अहमद एजाज साहब से हम बात करते हैं इसमें और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये क्या मामला क्या है? ये ज़मीन जो है आपके वालिद साहब के हिस्से में आई थी, 2 कनाल और 7 मरले, और 1999 और 2000 का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भी वो रिकॉर्ड भी ये कहता है कि आपके वालिद साहब के पास इतनी ज़मीन थी। फिर ये 2010-11 में जो नई जमाबंदियाँ हुई हैं उसका रिकॉर्ड शो कर रहा है कि नहीं, ये 1 कनाल और 1 मरला दर्ज है। ये कहाँ गई ज़मीन, कैसे गई? आपने ज़ाहिर है खोज लगाई होगी कि आपके ख्याल में ये क्या हुआ है? सर ये एक्चुअली ये जो गुलाम अहमद सानफ लाल हैं, ये महकमा माल से मिली भगत करके जब मैंने 2014 में ट्रैवल करके अराजी रिकॉर्ड सेंटर से फर्द निकाला तो तब मुझे पता चला कि ये 1 कनाल 1 मरला जमीन रह गई। तो जब इन्वेस्टिगेशन सारा रिकॉर्ड पीछे चेक किया तो पता चला कि ये एक्चुअली एक गैंग है, ये सारे जो है ये महकमा माल जो है इनसे मिले हुए हैं, और ये मेल मिलाप करके तो ये जमीन के रिकॉर्ड में जो है वो टेम्परिंग करवाते रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने सारा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया, और चेक करने के बाद यही डीसीओ उधर उस टाइम थे लियाकत चट्टा जो है जी, उनको मैंने इन्फॉर्म किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और उसके बाद उन्होंने एफआईआर के ऑर्डर किए 2016 में। तो उन्होंने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो लाहौर में है वहां पे एफआईआर के ऑर्डर किए, और वो एफआईआर भी हो गई, लेकिन एंटी करप्शन में इनका इतना असर है कि ये उस पे दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाते रहे हैं और फिर चेंज करवाते रहे। अच्छा। फिर इवन वहां पे एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर थे मोहसिन भट्टी जो है, अच्छा, वो बंदा इतना क्रिमिनल था कि वो खुद तहसीलदार रहा है खारिया में। ये गुलाम अहमद उसके साथ ये पहले से मिला हुआ था, और उसने वो इन्वेस्टिगेशन को चेंज करने की कोशिश की। उसमें जो बंदे नॉमिनेट थे एफआईआर में उनको उसने साइड पे करके दूसरे बंदे कर दिए, इवन मुझे और मेरे भाई को जो है वो नॉमिनेट कर दिया कि इनके ऊपर एफआईआर है। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं जी बताएं।
जब मैं डायरेक्टर को मिला, मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल ये मिला हुआ है जो मोहसिन भट्टी है जी। तो फिर वो डायरेक्टर गुजरांवाला से मैं मिला और फिर उसने ये जो इन्वेस्टिगेशन ये कैंसिल करके दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर किए। लेकिन इवन उसके बाद भी जब ये इनको पता चला तो मैं फिर यूके दोबारा आ गया और इन्होंने दोबारा लाहौर में जाके इन्वेस्टिगेशन को चेंज करवा के सरगोदा ले गए। यानी कि ये अपनी मर्जी से वहां पे ये सारा करवाते रहे हैं और करवा रहे हैं। और जो एफआईआर में जो नॉमिनेट बंदे हैं, असल ये बेनिफिशियरी जो गुलाम अहमद है, इनको वो जो अरेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है। नहीं तो आपने जो एफआईआर करवाई थी, ये एफआईआर आपने किन किन लोगों के खिलाफ करवाई थी, किस किस को नामजद किया था इसमें? मैंने उस टाइम उस पे एक गर्दावर था, रियाज अहमद था, एक पटवारी था मोहम्मद अरशद नाम था उसका, एक जो पटवारी था उसका राजा साजिद वसीम था। अच्छा। और जो मेन इनमें इस गैंग में जो मिला हुआ था वो एक तहसीलदार है मसूद बर्फ जो है। ये सारे मिले हुए हैं। इन्होंने इवन इससे पहले जो रिकॉर्ड में सारा फ्रॉड किया हुआ है, अब ये सारा एक्सपोज हो चुका है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। जब ये सारा कुछ एक्सपोज हुआ तो गुलाम अहमद ने जो वो पिटीशन फाइल कर दी ताकि इसकी करेक्शन की में रुकावट बनी रहे, उस पर स्टे ली हुई है। ठीक है, तो ये एफआईआर जो है वो ये चल रही है या ये खारिज हो चुकी है? नहीं, ये एफआईआर चल रही है और उन्होंने कोई चालान जो है वो सबमिट अभी तक नहीं किया। ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और उसमें जो दूसरे बंदे नॉमिनेट किए हैं, एक्चुअली जो रियल क्रिमिनल है उनको ये नहीं पकड़ते, उसमें ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। और उसकी वजह से ये 2016 से एफआईआर हो चुकी है, लेकिन आज तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। और एफआईआर का कंटेंट क्या था? आपने क्या उसमें कहा था, क्या दर्ज करवाया था, शिकायत क्या थी आपकी? एफआईआर में मैंने यही कहा था कि ये जो खेवट है इसका टोटल रकबा था 15 कनाल 17 मरले। और जब हमारा जो रजिस्टर था मेरे वालिद साहब का, वो था 2 कनाल 7 मरले। ठीक है। तो जब मैंने फर्द लिया कंप्यूटर सेंटर से, तो वो वहां पे 1 कनाल 1 मरला कैसे होगी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करवाई डीसीओ साहब ने, वो करवाने के बाद उन्होंने एफआईआर कर दी। वही मेरा सेंटेंस है कि वो कम कैसे होगी। एक्चुअली वो पता ये चलता है कि ये जो गुलाम अहमद है, इन्होंने वो सारा रिकॉर्ड जो है अपने डेरे पे मंगवा के उसमें सारा रद्दोबदल किया और उसके बाद उसके पेपर निकलवा के ओरिजिनल जो जमा बंदी है और उसके ऊपर एक फर्द बदल बनवा के तो वो स्कैन करवा दिया कंप्यूटर पे। तो उसकी वजह से इनका रकबा वो ज्यादा हो गया और जो बाकी जो हमारा है वो कम हो गया। ये जो आपके चचा हैं गुलाम अहमद साहब, इनकी क्या करते क्या हैं, ये इनका कारोबार क्या है, इनकी मसरूफियात क्या होती हैं? सर इनका यही काम है, फ्रॉड। जो जमीन का जो हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे वालिद साहब 70 में यहाँ सेटल हो गए और बाद में वो टाइम टू टाइम वहां पे जाते रहे हैं और उनका रकबा कम होता इतना ज्यादा कम हो गया कि 2014 में जब ये मुझे पता चला तो मैंने सारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो मुझे यही पता चला कि पीछे जो मास्टरमाइंड है ये गुलाम अहमद साहब है और ये महकमा माल से इतना असर रसूख है इनका कि ये उनसे कुछ भी करवा लें वो करते रहते हैं और ये करवाते रहते हैं। तो आपका दावा ये है कि इनको सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है, कुछ सियासत भी करते हैं ये, या सियासी लोगों के साथ उठना बैठना है इनका? जी बिल्कुल, वहां पे जो सियासी लोग लोकल हैं वो उनके पास ये बैठते हैं, वो इनके पास बैठते हैं। इन्होंने जीटी रोड के ऊपर डेरा बनाया हुआ है और उस डेरे की आड़ में ये सारे फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। इवन मेरे पास एंटी करप्शन में एक दूसरी इंक्वायरी वहां पे चल रही है 2012 से। वो इनकी सौतेली बहन है मनीर बेगम, उसकी सारा रकबा इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया हुआ है वहां उस टाइम के तहसीलदार से मेल मिलाप करके। अच्छा। तो उसमें एफआईआर के ऑर्डर हो चुके हैं इनके खिलाफ, लेकिन इन्होंने एफआईआर वो होने नहीं दी आज तक। वो वहां पे जो है वो धक्के खा रही हैं और उसकी एफआईआर ये नहीं कर रहे, एंटी करप्शन। चले कोशिश करते हैं कि गुलाम अहमद साहब का भी इस पर राय मौक़िफ़ लें कि वो क्या कहते हैं। एक प्रोग्राम में ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुलाम अहमद साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कतरा रहे हैं अपना मौक़िफ़ देने में। हम कोशिश करेंगे कि अगर जैसे ही हमें उनसे रब्ता हो जाए, हम उनका मौक़िफ़ ले पाएँ, तो वो हम प्रोग्राम में शामिल कर देंगे कि वो अपने इस मामले पर क्या कहते हैं। अभी जो उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है, वो कहने हमारा फैमिली मैटर है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते, मामला जो है वो इदारों में चल रहा है। तो अब लेकिन हमारी कोशिश है कि वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर दे दें, और जैसे हमें उनका मौक़िफ़ मौसूल हो जाता है वो फिर हम आपको प्रोग्राम में दिखा देंगे। और हमारा ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म जो है वो दोनों पार्टीज़ के लिए अवेलेबल है। अच्छा, मैं अहमद दजाज साहब ये बताएं कि आपका मामला क्या अदालत में भी है? आप इस इशू को लेकर अदालत में भी गए हुए हैं? नहीं सर, एक्चुअली जब ये मुझे पता चला तो उसके बाद मैंने करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की एप्लीकेशन दी, तो उसकी रुकावट के लिए इन्होंने एक सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में और उस पर जाके स्टे ले ली। तो उसके बाद जो स्टे चल रही थी उसकी वजह से वो करेक्शन जो है वो रुकी रही और करेक्शन आज तक जो वो पेंडिंग पड़ी हुई। अच्छा, जी हाँ, सही है। और तो इवन जी ये सिर्फ और सिर्फ उसको जो ये रिकॉर्ड में फ्रॉड करवाते रहे हैं उसकी करेक्शन में रुकावट पैदा कर रहे हैं, और उस रुकावट की वजह यही है कि ये नहीं जाके तहसील पटवार खाने में या तहसीलदार के पास या महकमा माल में जाकर आपने ये नहीं पूछा कि जनाब ये 2010 का रिकॉर्ड 2000 के रिकॉर्ड से फ़र्क कैसे हो गया? आपने ये सवाल, सादा सा सवाल नहीं किया उनसे जाकर अपनी ज़मीन के बारे में? सर वो मैंने सारा इन्वेस्टिगेटर उनसे पूछता रहा हूं और उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर जब रिकॉर्ड हुआ है 2013 से ऑनवर्ड, तो कंप्यूटर पे जो स्कैनिंग की कॉपी है वो कुछ और कह रही है, जो कंप्यूटर पे फर्द है वो कुछ और कह रहा है, जो पीछे जमाबंदी है वो कुछ और कह रही है। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आबिद शाह साहब आप गए इन तमाम इदारों के पास, आपने शुरू में कुछ बताया भी है, लेकिन ये जो मेरा सवाल था अहमद दजाज साहब से कि जब आप उनसे जाकर ये सवाल करते हैं कि 10 साल में जनाब ये ज़मीन के रिकॉर्ड में तब्दीली कैसे हो गई, जबकि इन्होंने ज़मीन फ़रोख्त नहीं की, और जाहिर है उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा कि जिस ये रिकॉर्ड कोई ज़मीन बेची जाती है तो उसका तो रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो महकमे माल और बाकी लोग और पटवार खाने से वो लोग एक तो ये कहते हैं कि जी हमारे इल्म में नहीं है, हम नए आए हैं, लेकिन रिकॉर्ड चेक करके तो वो बता सकते हैं ना कि क्या हुआ है। रिकॉर्ड तो बता सकता है, रिकॉर्ड तो नया नहीं आया। जी असद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये रिकॉर्ड जब निकलेगा तो फिर पता चलेगा कि पीछे क्या हकायक थे, क्योंकि अभी जितने भी ऑफिसरान जो हैं जिनके साथ भी मेरी जो है वो मुलाकात हुई है और मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, मैंने एंटी करप्शन वालों से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी ऑन कैमरा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे हाई ऑफिशियल्स की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारी मजबूरी है, हम ऑन कैमरा आपको जो है वो नहीं दे सकते। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो हम आपको इतना इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये FIR जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने FIR में जो है वो अपने चचा जो है उनको नहीं लिखा हुआ। इन्होंने FIR के अंदर एक गर्दावर और 3-4 जो है पटवारी जो है वो मेंशन किए हुए हैं जिनके खिलाफ FIR है। और इनका एंटी करप्शन वालों का कहना यह है कि जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों FIR खारिज हो चुकी है, क्योंकि FIR खारिज जो है उसको होने के 2 ही वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है कि अगर FIR फेक हो तो भी वो खारिज हो जाती है, और दूसरी ये होती है कि अगर मुद्दई का और मुल्जमान के साथ जो है वो किसी किस्म का पैचअप हो जाता है तो FIR जो है वो खारिज हो जाती है। अभी ये दोबारा इनकी वो पहले वाली जो एप्लीकेशन थी वो फारिग हो चुकी है, उसकी FIR जो है वो खारिज हो चुकी है। अभी इन्होंने कोई नई जो है एप्लीकेशन ओवरसीज डेस्क पे लाहौर में दी है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब नए सिरा से होगी, क्योंकि हमें तो रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किसी ने भी नहीं किया। रिकॉर्ड हमें कोई भी दिखाने को तैयार नहीं है। और जो इनके चचा हैं गुलाम अहमद, उनके साथ मेरा 2-3 दफा रब्ता हुआ है और उन्होंने यही कहा जी कि आप कागज लेकर हमारे पास आ जाएं तो हम आपसे बात कर लेंगे, अदरवाइज जो है वो हमारी आपके साथ बात बनती नहीं है, क्योंकि हमारे मामला जो हैं वो तो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और ये कोर्ट के मैटर्स हैं। कोर्ट के मैटर्स में जो भी कोर्ट फैसला करेगा वही होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो जितनी दरखास्तें देना चाहता है वो देता रहे, हम यहाँ मौजूद हैं, हम उन दरखास्तों को फेस करेंगे। राइट सर, बिल्कुल। मेरे साथ अब वकार मुश्ताक साहब मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं, उनसे हम इस पर राय लेते हैं। वकार मुश्ताक साहब, ये मामला मुख्तसरन मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। हुआ ये है कि एक फैमिली है, उनकी आबाई जो ज़मीन थी वो जब तकसीम हुई तो रहमत खान साहब
उनके हिस्से में आए 2 कनाल और 7 मरले ज़मीन। और 1999 और 2000 की जो जमाबंदियाँ हैं, तब तक ये रिकॉर्ड ही बता रहा है कि रहमत खान साहब के हिस्से में 2 कनाल और 7 मरले हैं। लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद की जो जमाबंदी है 2010 और 11, उसकी फ़र्द जब ये निकलवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये तो ज़मीन 2 कनाल 7 मरले नहीं है, बल्कि 1 कनाल और 1 मरला है। अब ये 10 साल के अंदर ज़मीन घट के जो है वो कम हो गई, और ये ज़मीन इनके रहमत खान साहब के भाई जो हैं ये उनके नाम पर चली गई। अब इल्ज़ाम रहमत खान की जो बेटे हैं वो ये लगा रहे हैं अहमद एजाज साहब की, ये उन्होंने मिली भगत करके महकमा माल के साथ और पटवार खाने को साथ मिलाकर और ये सब चीज़ें की हैं। आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद जो दूसरी जमाबंदियों का रिकॉर्ड शो हो रहा है वो बता रहा है कि नहीं, आपकी ज़मीन तो 10 साल में कम हो गई है, वो कैसे कम हो जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैंने जो हमारे मुतासरा ओवरसीज भाई हैं इनकी भी सारी डिटेल सुनी है, आपकी भी सुनी है जी। और जो हालात अभी मेरे उनसे बज़ाहिर तो ये लगता है कि देखें, हुआ ये था कि 2017 में ये सारा का सारा रिकॉर्ड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने उसको कंप्यूटराइज कर दिया था। उससे पहले ये रिकॉर्ड सारा मैनुअल होता था, कागजों पर होता था। तो यहाँ पर लगता ये है कि अब तक की इनकी कहानी सुनने से कि जो इनके रिश्तेदार इधर पाकिस्तान में मुकीम थे, उन्होंने वहाँ के पटवारी, ग्लावर और जो भी कोई महकमा माल के अफसरान थे उनके साथ साजबाज करके रिकॉर्ड के अंदर चेंज कर दी, क्योंकि उनको ये पता था कि 2017 में ये रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज हो जाएगा। और जो उन्होंने टेम्परिंग की थी वो वैसे ही रिकॉर्ड उनका स्कैन होके कंप्यूटराइज हो गया। अब जो रिकॉर्ड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास है, जो रेवेन्यू अफसरान के पास है, वो रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी प्रॉपर्टी वहां पर है 1 कनाल और 1 मरला जी। अब उस रिकॉर्ड को चेंज करवाने के लिए जो मेरी इनसे दरखास्त होगी कि इन्होंने महकमा माल में बता रहे हैं कि दरखास्तें वगैरह दी हैं, ये जिस मामले के अंदर इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाए वो मामला एविडेंस का होता है। अब रेवेन्यू अथॉरिटी तो इस मामले की हद तक सच है कि हमारे पास जो कागजात है उसके मुताबिक आपकी 1 कनाल और 1 मरला है। उससे पीछे जो भी हुआ, जिस भी अफसर ने, जिस भी एहलकार ने किसी के साथ मिलकर फ्रॉड किया, वो अब उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका क्रिमिनल साइड है, एक उसकी सिविल साइड है। जो तो क्रिमिनल साइड है उसमें इन्होंने ये एंटी करप्शन में गए, इन्वेस्टिगेशन हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन एफआईआर खारिज हो गई। अब क्रिमिनल साइड पे इनके पास रेमेडी ये है कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि इनके ख्याल में मुल्जिम है। इन्होंने वो तो एफआईआर दर्ज करवा रखी है जी, लेकिन उस पर इनके कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ जी, एफआईआर अभी बता रहे थे कि एफआईआर खारिज हो गई है। अगर तो वो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद खारिज हो गई है तो फिर आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज की अदालत में। और दूसरा, जहां तक सिविल रेमेडी की बात है, तो बजाय के आप ये लोग महकमा माल के अफसरान के पास बार बार दरखास्तें देखे हैं, अब उनके अथॉरिटी से बाहर निकल गया है। अब ये मामला है एविडेंस का, तो इसके लिए इनको जल्द अज जल्द सिविल कोर्ट में दावा करना चाहिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का। फिर उसमें अदालत चाहते तलब करेगी, पुराना रिकॉर्ड आएगा, नया रिकॉर्ड आएगा, उसके अंदर फिर ये पता लगेगा कि किस मामले के ऊपर किस शख्स ने वो टेम्परिंग की, और फिर अदालत विद ड्यू प्रोसेस रेवेन्यू अथॉरिटीज को ये डायरेक्ट करेगी कि रिकॉर्ड के अंदर दुरुस्तगी। वकार साहब, ये आप कह रहे हैं कि इनको कोर्ट में जो है दावा दायर करना चाहिए, लेकिन ये गए हुए हैं एंटी करप्शन के पास, तो क्या वो वाला रास्ता सही नहीं है? जी, ये दोनों कंकरेंट जुरिसडिक्शन। महकमा एंटी करप्शन के पास कोई तब जाता है जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट के से कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म हो जाए, तो वो है क्रिमिनल साइड। एंटी करप्शन में आप तब जाते हैं जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ हो, लेकिन अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, जमीन को वापस लेने के लिए सिविल सूट होगा अदालत में। उसमें महकमा माल को एप्लीकेशन देने का इतनी सूदमंद साबित नहीं होंगी, क्योंकि ये एविडेंस का, शहादत का मामला है। अदालत फिर महकमा माल से शहादत तलब करेगी कि वो रिकॉर्ड लेकर आए, और रिकॉर्ड की बुनियाद पर अदालत ये तयन करेगी कि इनकी जमीन कितनी बनती है और ये जमीन असल में किस वजह से जो है वो इनको इनके हक से महरूम किया जा रहा है। अब एक और नुक्ता भाई ने बताया कि दूसरी पार्टी इनके खिलाफ ऑलरेडी सिविल सूट में है। अब मुझे नहीं पता कि वो सिविल सूट क्या है। अगर तो वो सिविल सूट सिर्फ स्टे की हद तक है, परमानेंट इंजंक्शन सूट हो, परमानेंट इंजंक्शन है, तो उसको ये पार्टी बन के उसको कंटेस्ट करें।
और अपना एक फ्रेश सूट दायर करें ये रिकॉर्ड में दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि जब तक ये सूट फाइल नहीं करेंगे इनका मामला डिले होता रहेगा और इसका कानूनी जो रास्ता है वो सिर्फ यही है कि ये सिविल कोर्ट में सूट फाइल करें और रिकॉर्ड में दुरुस्तगी के लिए महकमा माल को उसमें फरीक बनाएं, ताकि महकमा माल अपना रिकॉर्ड लेकर अदालत में, अदालत एविडेंस रिकॉर्ड करे, दोनों पार्टीज उसके ऊपर, अदालत उसको परखे और उसके बाद उस पर फैसला करे। सही। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा वकार साहब, अब ये जो मामला है ना, आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं है, ये इनसे पूछ लेते हैं कि दूसरी पार्टी आपके खिलाफ सिविल सूट में गई हुई है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। अहमद साहब, ये आपकी जो दूसरी पार्टी है वो आपके खिलाफ अदालत में चली गई, आप नहीं गए, वो अदालत में किस चीज़ को बुनियाद बनाकर गए हैं? नहीं, एक्चुअली वो क्या करते हैं कि वो जो दुरुस्तगी है उसको रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लेने के लिए वो कोर्ट में गए, तो उन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर वहां पे इजीली मिल जाता है और वो स्टे ऑर्डर के बेस पर दुरुस्तगी जो है रुक जाती है। मैंने करेक्शन की एप्लीकेशन दी थी वहां पे, जब डीसीओ थे और सेटलमेंट ऑफिसर थे उनको दी, उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं करेक्शन के, लेकिन उसकी करेक्शन को रोकने के लिए ये जगह जगह पे जाके स्टे ले लेते हैं, तो उस स्टे की वजह से वो करेक्शन भी जो है वो रुकी हुई है। अच्छा, अब आप ये वकार साहब जो कह रहे थे कि आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए, आप उस सिलसिले में आपने क्यों नहीं कोई कदम उठाया, यानी ये रास्ता आपने क्यों नहीं इख्तियार किया अभी तक? सर, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया वो जी, है जी जी, जो एक्चुअली जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वहां पे वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या जो रेवेन्यू के मैटर डील करते हैं। अब करेक्शन जो रिकॉर्ड की है वो करनी होती है डीसीओ या सेटलमेंट ऑफिसर में, वहां पे वो सारे ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने स्टे ली हुई है और स्टे की वजह से वो पेंडिंग पड़ी हुई। ठीक है, तो अब सही है। अब आपको क्या लग रहा है, चलें मैं इस सवाल से पहले आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा था पहले, वो ये कि जब आप गए हैं ओवरसीज़ के पास अपना मामला लेकर, एक तो ये कि ये कब गए आप, और जब ओवरसीज़ के पास गए हैं तो वहाँ से अभी तक आपकी किस तरह से मदद की गई है? सर, ओवरसीज कमीशन में मैंने कंप्लेन की थी 2015 में, कंप्लेन नंबर भी वो 498 अभी तक वहां पे चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जब आप किसी अदारे को ठीक तरह से चला नहीं रहे तो उस अदारे का क्या फायदा है जो है वो आम आदमी को। वो अदारा वहां पे मौजूद था, लेकिन उन्होंने उनके कहने के ऊपर उन्होंने बार बार वो एंटी करप्शन को कहते रहे हैं, लेकिन उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन ये करते रहे हैं। एक चीज को बार बार डिस्कस करने से क्या वो चेंज हो जाती है? एक क्राइम तो एग्जिस्ट हुआ है, वहां पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो कोई हाई ऑफिशियल इन्वॉल्व होगा तो क्या उसको एफआईआर खारिज हो जाएगी? यहाँ को एफआईआर के ऊपर एक्शन नहीं होता वहां पे। ठीक है, सही है। तो अहमद साहब, अब ये तो आपने शिकवा किया कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया ओवरसीज़ कमीशन ने, लेकिन ओवरसीज़ कमीशन के आपके केस के अंदर इख्तियार में क्या है, वो क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या थी? सर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें तो एज अ ओवरसीज या यूके जो बोन लोग हैं उनको तो पता नहीं है वहां के तरीकाकार क्या है। तो ओवरसीज कमीशन जो बना इस मकसद के लिए कि उनको गाइडलाइन दे और उनको असिस्ट करे, जबकि वहां पे वो जो एंटी करप्शन के साथ असिस्ट कर रहे थे वो कहते रहे हैं, लेकिन उस पे ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ एक्चुअली। तो ये चीजें जो है, ये जब एक रेलेवेंट बंदा या रेवेन्यू का बंदा या लीगल जो एक्सपर्ट है वहां पे काम कर रहे हैं, जबकि उनके कहने के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो हम जो यहाँ से जाते हैं या हमें पता नहीं होता वो क्या करेंगे वहां। तो अब आप कोई सिविल सूट फाइल करने का इरादा रखते हैं इस केस में? नहीं जी, मैं एक्चुअली करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड का जो है वो वहां पे मैंने किया हुआ है और उसके ऑर्डर भी हो चुके हैं। जब तक वो फाइनल उसकी करेक्शन होती नहीं है तब तक मैं वहां पे ये कोशिश जारी रखूंगा। इसका मतलब है कि जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं वकार मुश्ताक साहब कि आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए उसके करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, मैं एक्चुअली वो सिविल कोर्ट में नहीं किया, वो रेवेन्यू कोर्ट में किया। अच्छा, रेवेन्यू कोर्ट में किया हुआ आपने, ठीक है।
तो क्या आप समझते हैं कि सिविल कोर्ट में भी साइमल्टेनियसली किया जा सकता है, तो उससे आपको फायदा होगा? नहीं, उसमें ये होता है कि एक रेवेन्यू का एक्सपर्ट है, वो सिविल कोर्ट में वो उनको इतना शायद रिकॉर्ड का ना पता हो, लेकिन जो रेवेन्यू कोर्ट्स है उनके रेलिवेंट स्पेशलाइज तो वही है ना जो रेवेन्यू के मैटर को डील कर। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रेवेन्यू की कोर्ट से जो है वो ऑर्डर हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद भी ये उस पर अपील लेंगे, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाते हैं, वहां पे भी जाके मैं उनको यही बात बताऊंगा कि ये रिकॉर्ड जो ये टेम्पर्ड है, इसकी करेक्शन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, अब मैं आबिद शाह साहब, ये अब जो आप गुलाम अहमद साहब ने आपको इनवाइट किया था कि जी आप आ जाएं मेरे पास, यहाँ इस्लामाबाद आ जाएं या मैं आपको तब मौक़िफ़ अपना दूंगा, और तो ये आप फ़ोन पर उनका मौक़िफ़ आप जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आपको क्या कहा कि इस मामले में अदालत में मामला है, ये तो वो हमें भी कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ थोड़ा सा मौक़िफ़ उन्होंने दिया है कि ये ज़मीन उन्होंने ख़रीद ली थी या उनके हिस्से में ज़्यादा आई थी या गलती से इनके पास चली गई थी, कोई चीज़ वो कहने के लिए तैयार नहीं है क्या? जी नहीं, असद इस बारे में जो है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि जो जिसका हिस्सा बनता था वो प्रॉपर उसको हिस्सा जो है वो मिल गया है, और ये जो हमारा हिस्सा, हमारे हिस्से जितना आता था वो आ चुका है। आप जो है वो कागज लेकर मेरे पास आ जाएं, मैं आप जो बोलेंगे वो आपको रिकॉर्ड भी करवा दूंगा और आपकी जो है वो इस हवाले से तशफ़ी करूंगा। लेकिन इस केस में जो है वो आप ना आए, क्योंकि ये केस जो है ये ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहा है और ये इसको जो है ना वो आप कोर्ट्स में चलने दें। उनका कहना जो है वो सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा जो है उनके साथ कोई बात नहीं। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने कहा था कि हम आपको जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो कॉल पे ले लेंगे, तो आप उसमें अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा, क्योंकि आपका मौक़िफ़ बरकैफ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुद्दई का मौक़िफ़ भी चाहिए और इनका मौक़िफ़ भी चाहिए। लेकिन एजाज अहमद साहब से बात जो है वो ये है कि ये 2016 से लेके आज तक इन्होंने जो भी एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी है या महकमा माल को दी है, वो एप्लीकेशन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर खारियां के पास भी गई है, उसमें इन्होंने जो है वो मोर्द इल्जाम जो है वो सिर्फ 3 पटवारी और 1 गर्दावर जो है वो लगाए हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने खुर्द बुर्द करके मेरी जमीन जो है वो कम कर दी है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो महकमू ने करनी है, और उनमें से जो मेरा ख्याल है कोई पटवारी जो है वो शायद रिटायर भी हो गए हैं, क्योंकि ये गुज़िश्ता 2099 और 2000 के जो मैटर्स हैं वो अब इस बात को जो है वो 18-17 साल होने को आ गए हैं, और कोई पता नहीं है इनमें से कौन सा बंदा किधर है, कौन सा बंदा किधर नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद इसी वजह से वो FIR जो है वो इनकी खारिज हुई है। इनको प्रॉपर तरीके से, जिस तरह वो बता रहे थे माहिर कानून जो है, कि इनको सिविल कोर्ट से रिज्यू करना चाहिए। सिविल कोर्ट जो है वो बाय हुक एंड बाय क्रुक उनके जो लॉज होते हैं उसके मुताबिक वो महकमों से उनका सारा प्रीवियस भी और मौजूदा भी जो है वो रिकॉर्ड जो है उसको तलब कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड मंगा कर उस रिकॉर्ड से फिर देखा जा सकता है कि जमीन जो है वो कहाँ पर जाकर कम हुई है। ठीक है। अच्छा वकार मुश्ताक साहब, ये अहमद एजाज साहब ने जो है जहाँ पर जिस फोरम पर सूट फाइल किया हुआ है करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए, वो है रेवेन्यू कोर्ट, तो क्या ये सही फोरम है या जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर फोरम है, या दोनों में साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम भी जाया जा सकता है? जी, गुजारिश ये है कि रेवेन्यू की जो अदालतें हैं, मतलब तहसीलदार की और AC साहब की, उनके पास इख्तियार तो है इस मामले के अंदर, लेकिन उन मामलों के अंदर जिनके अंदर कोई निशानदही करनी हो, जिनके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ना हो, जहां पर एविडेंस का मामला हो, तो वहां पर मतलब अगर रेवेन्यू अथॉरिटीज फैसला करती हैं और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक केस चला जाता है, तहसीलदार से AC से DC के बाद कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इवन उसके बाद भी जब ये देखा जाता है कि किसी केस के अंदर शहादत की जरूरत है, तो वो फिर अल्टीमेटली सिविल कोर्ट में डिसाइड होता है। तो मेरा बिल्कुल हमदर्दाना मशवरा ये है, बड़ा मुखलिसाना, कि आप इस मामले को डिले ना कीजिए और सिविल कोर्ट में महकमा माल के अफसरान को पार्टी बनाकर जल्द अज जल्द दावा दायर कर दीजिए, ताकि एविडेंस रिकॉर्ड हो और आपका हक आपको मिल सके। और साथ ही जो दावा इनके मुखालिफ ने इन पर कर रखा है उसमें भी पार्टी बनकर उनका स्टे खारिज कराएं। बेसिकली वो 2 चीजों से इनके खिलाफ खेल रहे हैं। इनको ये पता है कि ये समंदर पार पाकिस्तानी और ये एप्लीकेशंस वगैरह देंगे,
ओवरसीज कमीशन के थ्रू, और ओवरसीज कमीशन ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि महकमा माल के मुतल्लिका अफसरों को कहेगा कि ठीक है जी इसको निपटा दे। हालांकि वो निपटाएंगे नहीं, क्योंकि कोई अफसर भी अपने सर पर नहीं लेगा, किसी को भी ये पता नहीं है कि कौन से पटवारी के दौर में ये मामला गड़बड़ हुआ है। इस मामले को उठाएगी अल्टीमेटली सिविल कोर्ट ही। अब ये उनको ये पता लग गया है कि ये सिर्फ एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भी उन्होंने एक स्टे ले लिया है सिविल कोर्ट से। सो उसका अब अल्टीमेट इनके पास लीगल रास्ता यही है कि ये, जिस तरह पहले कह रहे थे कि एक डीसीओ साहब ने ऑर्डर भी किया था करेक्शन के लिए, वो उन डीसीओ साहब के करेक्शन के ऑर्डर्स को भी साथ लगाएं और सिविल कोर्ट में दावा दायर करें, रेवेन्यू रिकॉर्ड को तलब करें, और वहां पर अल्टीमेटली फॉर ऑल टाइम्स टू कम इस इशू को डिसाइड किया जा सकता है। जी अहमद एजाज साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके जवाब में? सर, इसमें एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि वहां पे की जो कोर्ट्स हैं उनका एक सिस्टम ठीक ना होने की वजह से ये डिले होता रहता है। ये खुद कह रहे हैं कि ये एविडेंस की बात है, रिकॉर्ड की बात है। जब वो रिकॉर्ड को चेक करके ये देख सकते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, तो फिर उस पर डिले या किसी किस्म की रुकावट या स्टे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां पे सिस्टम इतना इस तरह है कि लोग उसको मिस यूज करते हैं, उसकी वजह से ये डिले होता रहता है। और एज ए पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो वहां पे ज्यादा स्टे नहीं कर, वहां पे जितने वो टाइम का तो वहां पे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप डेट देखें, रेवेन्यू कोर्ट्स में डेट मिल जाती है, सिविल कोर्ट में डेट मिल जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम ऐसा नहीं है, अगर डेट लेनी है तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है, वो डेट इजीली दे देते हैं। तो इस तरह वो डिले करने का मकसद ही उनका यही है कि जो रिकॉर्ड में फ्रॉड हुआ है उसकी करेक्शन ना हो, ताकि जो रियल रिकॉर्ड पीछे चला आ रहा है वो सामने ना आए। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इनका मेन मकसद ये है कि ये अपने शेयर से ज्यादा अपना वो बेच चुके हैं। वो मेरे पास सारे जो इंतकाल हैं वो मौजूद हैं। इनका जो शेयर बनता था वो ऑलरेडी वो बेच चुके हैं, लेकिन उसको डबल करवाने के लिए ये उनसे मेल मिलाप करके इन्होंने ये सारा फिडल किया हुआ रिकॉर्ड में, और उसको रुकावट बने हुए हैं ये। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया अहमद एजाज साहब, आप और वकार मुश्ताक साहब आपका भी, और हमारे नुमाइंदे सैयद आबिद शाह भी हमारे साथ मौजूद थे। हम तमाम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो अपने मसाइल को उजागर करने के लिए, अपने इशू को उजागर करने के लिए हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से अपनी आवाज़ उठाएं, और तमाम फ़रीक़ैन को हम ये कोशिश करते हैं कि दावत दें कि वो अपना मौक़िफ़ इस सिलसिले में वाज़ेह करें। अब कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं आना चाहते, वो आकर अपना मौक़िफ़ नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जाता है तो उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो चाहें तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हम इस प्रोग्राम का फॉलो प्रोग्राम भी नॉर्मली हम अक्सर जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके फॉलो प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो ये एक ऑप्शन मौजूद है। बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।